दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। ये कहानी सिर्फ आदतों की नहीं है, ये कहानी है खुद से मुलाकात करने की, उस आईने को साफ करने की जिसके जरिए हम दुनिया को देखते हैं। ऑथर स्टीफन आर कवी ने अपनी इस मास्टरपीस द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में जो बातें कही हैं, वो कोई मामूली टिप्स या ट्रिक्स नहीं है, बल्कि वो जिंदगी जीने का एक गहरा दर्शन है, एक ऐसा फिलॉसफी जो आपको भीतर से बदल कर रख देगा। अक्सर हम अपनी जिंदगी में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हमें लगता है कि अगर हम कुछ क्विक फिक्स कर लें, कुछ चालाकियां सीख लें, तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन स्टीफन कवी यहां हमें रोकते हैं और पूछते हैं, क्या आप उस इमारत को मजबूत बना सकते हैं जिसकी नींव ही कमजोर हो? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही हम अपनी पर्सनैलिटी को चाहे जितना चमका लें, अगर हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र खोखला है, तो वो सक्सेस कभी टिक नहीं पाएगी। चलिए, मैं आपको एक रियल लाइफ वाक्य से जोड़ता हूं जो ऑथर की खुद की जिंदगी का है। ये किस्सा आपको हिलाकर रख देगा और शायद आपकी आंखों में आंसू भी ले आए। ऑथर और उनकी पत्नी सैंड्रा अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थे। उनका बेटा स्कूल में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। पढ़ाई में वो पीछे था, खेलकूद में उसे कुछ समझ नहीं आता था। यहां तक कि बेसबॉल खेलते वक्त उसे ये भी पता नहीं चलता था कि बैट कब घुमाना है। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अब जरा एक पिता के दिल का हाल सोचिए। स्टीफन और उनकी पत्नी दोनों ही अपने बेटे को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थे। वो उसे हमेशा एनकरेज करते, कहते, कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो, तुम बेस्ट हो। जब दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते तो ये पेरेंट्स बीच में कूद पड़ते, उसे छोड़ दो, वो अभी सीख रहा है। उन्हें लगता था कि वो अपने बेटे का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? कुछ भी नहीं बदला, बल्कि उनका बेटा और ज्यादा सहम गया और ज्यादा कमजोर महसूस करने लगा। वो रोता और कहता कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। यही वो मोड़ था जहां ऑथर को एक गहरा झटका लगा। उन्हें समझ आया कि वो ऊपर ऊपर से तो बेटे को मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन की गहराइयों में उन्हें खुद ये लगता था कि उनका बेटा कमजोर है, कि उसे बचाने की जरूरत है। उनका ये छुपा हुआ डर, उनका ये नजरिया वाइब्रेशन बनकर बेटे तक पहुंच रहा था। वो मुंह से कह रहे थे तुम जीतोगे, लेकिन उनका दिल कह रहा था तुम शायद नहीं कर पाओगे। यहां ऑथर ने एक बहुत बड़ी बात पकड़ी, जिसे वो पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। पैराडाइम मतलब नजरिया, वो नक्शा जिससे हम दुनिया को देखते हैं। अगर आपके पास शिकागो का नक्शा है और आप उससे डेट्रॉइट में रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो आप चाहे जितनी तेज चल ले, चाहे जितना पॉजिटिव सोच लें, आप कभी सही जगह नहीं पहुंचेंगे। गलती आपकी मेहनत में नहीं, आपके नक्शे में है। ऑथर और उनकी पत्नी का नक्शा ही गलत था। वो अपने बेटे को एक प्रॉब्लम की तरह देख रहे थे जिसे फिक्स करना था। जब उन्होंने अपने नजरिए को बदला, जब उन्होंने अपने बेटे के अंदर छुपी हुई संभावनाओं को, उसकी अपनी रफ्तार को इज्जत देना शुरू किया, जब उन्होंने उसे सुधारने के बजाय उसे समझना शुरू किया, तब जाकर असली जादू हुआ। उन्होंने बीच बचाव करना छोड़ दिया, उन्होंने उसे अपनी लड़ाइयां खुद लड़ने दी। और दोस्तों, वक्त गुजरा और वही बच्चा जो बैट नहीं घुमा पाता था, वो आगे चलकर न सिर्फ स्टेट लेवल का खिलाड़ी बना, बल्कि क्लास का टॉपर और लीडर भी बना। ये बदलाव किसी टेक्निक से नहीं आया था, ये बदलाव आया था इनसाइड आउट अप्रोच से। यानी बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, खुद के अंदर से होती है। यही इस किताब का निचोड़ है। हम अक्सर शिकायत करते हैं, काश मेरा बॉस अच्छा होता, काश मेरी पत्नी मुझे समझती, काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम बाहर है, लेकिन ऑथर कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि प्रॉब्लम बाहर है, तो यही सोच सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें पर्सनैलिटी एथिक से निकलकर कैरेक्टर एथिक की तरफ बढ़ना होगा। पिछले 50 सालों में दुनिया ने हमें सिखाया है कि स्माइल कैसे करें, हाथ कैसे मिलाएं,
लोगों को इम्प्रेस कैसे करें। ये सब पर्सनालिटी एथिक है, ये सब ऊपर का दिखावा है। लेकिन उससे पहले के 150 साल लोग कैरेक्टर पर जोर देते थे। ईमानदारी, वफादारी, साहस, न्याय। हमें वापस उन्हीं जड़ों की तरफ लौटना होगा। अगर आप एक ऐसे पेड़ है जिसकी जड़ें मजबूत नहीं है, तो थोड़ी सी आंधी आते ही आप गिर जाएंगे, चाहे आपके पत्ते कितने ही हरे क्यों न हो। अब इस गहरे माइंडसेट को समझने के बाद ऑथर हमें आदतों की उस दुनिया में ले चलते हैं जो हमें डिपेंडेंस, निर्भरता से निकालकर इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता और फिर उससे भी ऊपर इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता तक ले जाती है। देखिए, बचपन में हम सब डिपेंडेंट होते हैं, पूरी तरह दूसरों पर निर्भर। फिर हम बड़े होते हैं और इंडिपेंडेंट बनते हैं। मैं ये कर सकता हूं, ये मेरी मर्जी है। ये एक अच्छी स्टेज है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। सबसे ऊंचा मुकाम है इंटरडिपेंडेंस, जहां हम मैं से हम पर आते हैं, जहां हम ये समझते हैं कि हम मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मैं अकेला कभी नहीं कर सकता। तो चलिए, अब हम उस पहली आदत की गहराई में उतरते हैं जो इस पूरे बदलाव की नींव है। आदत नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव बने। दोस्तों, प्रोएक्टिव होने का मतलब सिर्फ पहल करना नहीं है। इसका मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेना है, अपनी खुद की जिंदगी की जिम्मेदारी। देखिए, जानवरों और इंसानों में एक बहुत बड़ा फर्क है। जानवर सिर्फ रिएक्ट करते हैं। अगर उन्हें डराओगे तो वो भागेंगे या काटेंगे। उनके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं, हमारे पास एक सुपर पावर है। हमारे साथ जो होता है, स्टिम्युलस, और हम जो जवाब देते हैं, रिस्पॉन्स, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है, एक खाली जगह होती है, और उस स्पेस में हमारी आजादी छुपी होती है, दी फ्रीडम टू चूज। इसे एक बहुत ही इमोशनल कहानी से समझते हैं। विक्टर फ्रैंकल, जो एक यहूदी मनोवैज्ञानिक थे, उन्हें नाजी कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था। वहां की हालत ऐसी थी कि रूह कांप जाए। उनके पूरे परिवार को मार दिया गया था। उन्हें नंगा रखा जाता, भूखा रखा जाता, हर पल मौत का साया मंडराता था। ऐसे नर्क में, जहां इंसान की सारी आजादी छीन ली गई थी, विक्टर फ्रैंकल ने एक ऐसी आजादी खोज निकाली जिसे नाजी सिपाही भी उनसे नहीं छीन सकते थे। उन्होंने महसूस किया कि चाहे सिपाही उनके शरीर को कितना भी कष्ट दे, चाहे वो उन्हें गालियां दे, लेकिन उन सिपाहियों की बातों का उनके मन पर क्या असर होगा, ये तय करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ विक्टर फ्रैंकल के पास थी। वो अपनी इमेजिनेशन में कैंप से बाहर चले जाते। वो सोचते कि वो एक क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि उन्होंने इस टॉर्चर से क्या सीखा। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्स को चुना। उन्होंने अपनी परिस्थितियों का गुलाम बनने से इनकार कर दिया। यही है प्रोएक्टिव होना। हम में से ज्यादातर लोग रिएक्टिव होते हैं। अगर मौसम खराब है तो हमारा मूड खराब हो जाता है। अगर किसी ने हमारी बुराई कर दी तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारा इमोशनल रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। कोई बटन दबाता है और हम चालू हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं, वो अपना मौसम साथ लेकर चलते हैं, चाहे बाहर बारिश हो रही हो या धूप हो। अगर उनका कमिटमेंट काम करने का है तो वो काम करेंगे। उनकी वैल्यूज, उनके उसूल, उनके मूड से बड़े होते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, मैं ऐसा ही हूं, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये सब रिएक्टिव भाषा है। जब आप कहते हैं उसने मुझे गुस्सा दिलाया, तो आप कह रहे हैं कि आपकी भावनाओं पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप सामने वाले के हाथ की कठपुतली है। लेकिन प्रोएक्टिव इंसान कहेगा, मुझे ये बात पसंद नहीं आई और मैं इस पर शांति से बात करना चुनता हूं। ऑथर यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हम चिंता करते हैं। सेहत, बच्चे, मौसम, पॉलिटिक्स, युद्ध, ये सब हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है।
लेकिन इनमें से कई चीजें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इस बड़े गोले के अंदर एक छोटा गोला होता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में है। हमारा व्यवहार, हमारी मेहनत, हमारे शब्द, हमारा नजरिया। रिएक्टिव लोग अपनी सारी एनर्जी उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, जैसे मौसम, दूसरे लोगों की गलतियां, हालात। नतीजा, वो और ज्यादा लाचार महसूस करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और उनका इन्फ्लुएंस का गोला सिकुड़कर छोटा हो जाता है। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अपनी पूरी ताकत उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं। वो खुद पर काम करते हैं। अगर उनका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो वो बच्चे को कोसने के बजाय ये सोचते हैं कि मैं एक बेहतर पिता कैसे बन सकता हूं, मैं उसे समझने के लिए क्या अलग कर सकता हूं। और जैसे जैसे वो खुद पर काम करते हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा होने लगता है। दोस्तों, ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे जीने के लिए बहुत जिगर चाहिए, माफ करने के लिए हिम्मत चाहिए, वादा निभाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, गलती मानने के लिए झुकना पड़ता है। एक प्रोएक्टिव इंसान अपनी गलती को तुरंत मानता है, उसे सुधारता है और उससे सीखता है। वो उस गलती को अपने सर पर हावी नहीं होने देता। एक बहुत ही दिलचस्प बात ऑथर कहते हैं, लव इज अ वर्ब। प्यार कोई भावना नहीं है, प्यार एक क्रिया है, एक एक्शन है। एक बार एक आदमी ऑथर के पास आया और बोला, स्टीफन, मेरी शादी खत्म होने की कगार पर है। अब मुझे अपनी पत्नी के लिए वो प्यार महसूस नहीं होता, वो फीलिंग चली गई है। मैं क्या करूं? ऑथर ने कहा, उससे प्यार करो। आदमी बोला, अरे आप समझे नहीं, फीलिंग ही नहीं बची तो प्यार कैसे करूं? ऑथर ने मुस्कुराकर कहा, मेरे दोस्त, प्यार एक फीलिंग नहीं है, प्यार एक काम है जो आप करते हैं। उसे सुनो, उसकी इज्जत करो, उसके लिए सैक्रिफाइस करो, उसकी सेवा करो। जब आप ये सब करेंगे तो फीलिंग अपने आप वापस आ जाएगी। ये है प्रोएक्टिव नजरिया। हम भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, हम अपने एक्शन से भावनाओं को पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हैबिट एक हमें यह सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, पैसेंजर नहीं। अब जब हमने स्टीयरिंग व्हील थाम लिया है तो सवाल यह है कि हम जाना कहां चाहते हैं। और यही आती है हमारी दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। कल्पना कीजिए कि आप एक जनाजे में जा रहे हैं। आप एक कार चलाते हैं, कब्रिस्तान पहुंचते हैं, वहां बहुत शांति है। आप उस हॉल के अंदर जाते हैं जहां फूल रखे हैं, हल्की हल्की धुन बज रही है और लोगों के चेहरों पर गम है। आप आगे बढ़ते हैं, ताबूत, कॉफिन के पास जाते हैं और जैसे ही आप अंदर झांकते हैं, आप सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उस ताबूत में आप खुद लेटे हुए हैं। जी हां, यह आपका अपना जनाजा है जो आज से 3 साल बाद हो रहा है। वहां आपके परिवार वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आपके ऑफिस के लोग हैं। अब जरा ठहरिए और गहराई से सोचिए, आप क्या चाहेंगे कि वो लोग आपके बारे में क्या कहें? जब वो माइक पर आए तो आप क्या सुनना चाहेंगे? क्या आप ये सुनना चाहेंगे कि ये आदमी बहुत अच्छा कोडर था, या इन्होंने बहुत पैसा कमाया? या आप ये सुनना चाहेंगे कि ये एक बेहतरीन पिता थे, एक ऐसे दोस्त थे जो हमेशा मदद के लिए खड़े रहते थे, एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने दूसरों की जिंदगी में फर्क पैदा किया? स्टीफन कवी कहते हैं कि यही है बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें का असली मतलब। जब तक आपको यह क्लियर नहीं होगा कि आपकी मंजिल क्या है, आप चाहे जितनी तेज दौड़ ले, हो सकता है आप गलत दिशा में दौड़ रहे हों। इस आदत के पीछे एक बहुत गहरा सिद्धांत काम करता है, ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस। हर चीज 2 बार बनती है। पहली बार आपके दिमाग में मेंटल क्रिएशन और दूसरी बार हकीकत में फिजिकल क्रिएशन। सोचिए, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो क्या आप सीधे ईंट और सीमेंट लेकर मैदान में कूद पड़ते हैं? नहीं ना। पहले आप नक्शा बनाते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। एक एक दीवार, एक एक खिड़की पहले कागज पर तय होती है। अगर नक्शे में गलती हुई
तो दीवार तो टेढ़ी खड़ी होगी ही। हमारी जिंदगी के साथ यही त्रासदी है। हम में से ज्यादातर लोग फिजिकल क्रिएशन में बहुत बिजी हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, बिजी हैं। इसे कहते हैं मैनेजमेंट, यानी चीजों को सही तरीके से करना। लेकिन लीडरशिप का मतलब है यह तय करना कि क्या हम सही चीजें कर रहे हैं। एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण ऑथर देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक घना जंगल है और मजदूर पसीना बहाकर, झाड़ियां काटकर रास्ता बना रहे हैं। वो मैनेजर्स हैं। वो कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं। लेकिन एक लीडर वो है जो सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है, दूर तक देखता है और नीचे चिल्लाकर कहता है, रुको, हम गलत जंगल में हैं। और जानते हैं मजदूर, मैनेजर्स क्या जवाब देते हैं? हमें डिस्टर्ब मत करो, हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में यही गलती करते हैं। हम सफलता की सीढ़ी, लैडर ऑफ सक्सेस पर चढ़ने में इतने मगन हो जाते हैं कि हमें होश ही नहीं रहता कि वो सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी हुई है। आप बहुत एफिशिएंट हो सकते हैं, आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सीढ़ी गलत दीवार पर है तो हर कदम आपको आपकी मंजिल से और दूर ले जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि अपनी सीढ़ी को सही दीवार पर कैसे लगाएं? इसके लिए ऑथर हमें एक बहुत ही पावरफुल टूल देते हैं, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट। यह मिशन स्टेटमेंट आपकी जिंदगी का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे किसी देश का संविधान होता है जो ये तय करता है कि चाहे सरकारें बदलें, चाहे हालात बदलें, लेकिन देश के मूल सिद्धांत नहीं बदलेंगे। वैसे ही आपका मिशन स्टेटमेंट ये तय करता है कि आप कौन हैं, आप क्या बनना चाहते हैं और आपके लिए सबसे जरूरी वैल्यूज क्या है। जब आपके पास ये लिखा हुआ होता है तो जिंदगी के तूफान आपको हिला नहीं पाते। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का सेंटर, केंद्र गलत चीजों को बना लेते हैं। कुछ लोग मनी सेंटर्ड होते हैं, उनका हर फैसला पैसे के इर्द गिर्द घूमता है। कुछ वर्क सेंटर्ड होते हैं, काम ही उनकी पहचान है। अगर काम में गड़बड़ हुई तो वो टूट जाते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का सेंटर, केंद्र गलत चीजों को बना लेते हैं। कुछ लोग मनी सेंटर्ड होते हैं, उनका हर फैसला पैसे के इर्द गिर्द घूमता है। कुछ वर्क सेंटर्ड होते हैं, काम ही उनकी पहचान है। अगर काम में गड़बड़ हुई तो वो टूट जाते हैं। कुछ स्पाउस सेंटर्ड या फैमिली सेंटर्ड होते हैं, अपनी खुशी की चाबी वो दूसरों की जेब में डाल देते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमें प्रिंसिपल सेंटर्ड, सिद्धांत केंद्रित होना चाहिए। सिद्धांत कभी नहीं बदलते। ऑनेस्टी, गरिमा, सेवा, क्वालिटी, ये वो चट्टानें हैं जो हर मौसम में टिकी रहती है। जब आप अपनी जिंदगी इन उसूलों पर बनाते हैं तो आपके अंदर एक गजब की सिक्योरिटी, सुरक्षा और पावर आ जाती है। अब जब हमने अपनी मंजिल तय कर ली है, हैबिट 2, और हमें पता है कि हमारा मिशन क्या है, तो अब बारी आती है उसे हकीकत में उतारने की। यही आती है हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली चीजें पहले रखें। दोस्तों, अगर हैबिट 2 एक नक्शा है तो हैबिट 3 उस नक्शे पर चलना है। यह पर्सनल मैनेजमेंट की आदत है। हम सब टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट जैसा कुछ नहीं होता। हम वक्त को मैनेज नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुद को मैनेज कर सकते हैं। यहां पर ऑथर एक बहुत ही मशहूर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, समय प्रबंधन मैट्रिक्स पेश करते हैं, जो 4 बॉक्सेस में बनता है। बॉक्स 1 जरूरी और महत्वपूर्ण, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, ये है संकट, क्राइसिस का घर, डेडलाइन वाले प्रोजेक्ट्स, मेडिकल इमरजेंसी, जलता हुआ घर। यहां हम सब फायर फाइटर बन जाते हैं। आग लगी है, बुझानी ही पड़ेगी। जो लोग इसी में जीते हैं वो स्ट्रेस और बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। बॉक्स 3 जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, ये है धोखे का घर। अचानक बजने वाला फोन, अचानक आई मीटिंग, कुछ बेमतलब की ईमेल्स। ये चीजें अर्जेंट लगती हैं
क्योंकि ये हमारे सामने चिल्ला रही होती है, लेकिन इनका हमारे असली मिशन से कोई लेना देना नहीं होता। ज्यादातर लोग बॉक्स 3 को बॉक्स 1 समझकर इसमें अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। बॉक्स 4 न जरूरी, न महत्वपूर्ण, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, ये है बर्बादी का घर। घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, गपशप, जरूरत से ज्यादा टीवी देखना। बॉक्स 2 महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। दोस्तों, यही वो जादुई जगह है जहां सफल लोग अपना वक्त बिताते हैं। इसे हम जोन ऑफ क्वालिटी कह सकते हैं। यहां वो काम होते हैं जो अर्जेंट नहीं है, कोई चिल्ला नहीं रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। जैसे एक्सरसाइज करना, आज नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जरूरी है। रिश्तों को मजबूत करना, प्लानिंग करना, नई स्किल सीखना। समस्या यह है कि बॉक्स 2 के काम कभी चीखते नहीं हैं, इसलिए हम उन्हें टालते रहते हैं। जिम कल चले जाएंगे, प्लानिंग बाद में कर लेंगे, और धीरे धीरे हमारी जिंदगी बॉक्स 1 संकट से भर जाती है, क्योंकि हमने बॉक्स 2 रोकथाम पर ध्यान नहीं दिया। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको बॉक्स 3 और बॉक्स 4 से समय चुराकर बॉक्स 2 में डालना होगा। आपको उन चीजों को नो कहना सीखना होगा जो अर्जेंट तो है, लेकिन आपके मिशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आपके अंदर एक बड़ा यस, आपका मिशन जल रहा होता है, तभी आप बाहर के फालतू शोर को मुस्कुराते हुए नो कह पाते हैं। हैबिट 3 का एक और बहुत बड़ा पहलू है डेलीगेशन, काम सौंपना। हम सब कुछ खुद नहीं कर सकते, लेकिन हम अक्सर डरते हैं कि अगर मैंने इसे काम दिया और इसने बिगाड़ दिया तो। यहां स्टीफन कवी अपनी जिंदगी का एक बहुत प्यारा और मजेदार किस्सा सुनाते हैं, जिसे वो ग्रीन एंड क्लीन, हरा और साफ कहते हैं। ये डेलीगेशन का मास्टर क्लास है। ऑथर ने अपने 7 साल के बेटे को लॉन, बगीचे की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। वो चाहते तो उसे आर्डर दे सकते थे, जाओ पानी डालो, कचरा उठाओ। इसे वो गोफर डेलीगेशन कहते हैं, जाओ ये करो, जाओ वो करो। लेकिन इसमें बेटा रोबोट बन जाता। ऑथर ने उसे स्टुअर्डशिप डेलीगेशन सिखाया, यानी जिम्मेदारी सौंपना, सिर्फ काम नहीं। उन्होंने बेटे को लॉन दिखाया और कहा, बेटा, हम चाहते हैं कि ये लॉन हरा और साफ रहे। तुम इसे कैसे करोगे, ये तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं, लेकिन बॉस तुम हो। उन्होंने उसे एंड रिजल्ट, नतीजा दिखाया, न कि मेथड, तरीका। शुरुआत में क्या हुआ? कुछ नहीं। बेटा खेलता रहा, लॉन गंदा रहा। ऑथर का मन हुआ कि जाकर चिल्लाएं और खुद सफाई कर दें, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। उन्होंने बेटे को उसकी जिम्मेदारी का एहसास होने दिया। और फिर एक दिन बेटे ने खुद उठकर मेहनत की, कचरा उठाया और लॉन को वैसा ही बना दिया जैसा तय हुआ था। इस प्रोसेस में उस बच्चे ने जो सेल्फ डिसिप्लिन और ओनरशिप सीखी, वो किसी भी साफ लॉन से ज्यादा कीमती थी। यही हैबिट 3 का सार है, लोगों को और खुद को मशीनों की तरह नहीं, बल्कि समझदार, जिम्मेदार इंसानों की तरह ट्रीट करना। तो दोस्तों, अब तक हमने पर्सनल विक्ट्री, व्यक्तिगत विजय हासिल कर ली है। 1, बी प्रोएक्टिव, हम ड्राइवर हैं। 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, हमारे पास नक्शा है। 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। जब हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं, जब हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, तभी हम इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता के खेल में उतर सकते हैं। अब हम घर से बाहर निकलकर दुनिया से मिलने जा रहे हैं। इसे ऑथर पब्लिक विक्ट्री, सार्वजनिक विजय कहते हैं। रिश्तों की दुनिया में कदम रखने से पहले ऑथर एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट देते हैं, द इमोशनल बैंक अकाउंट, भावनात्मक बैंक अकाउंट। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर निकाल सके, वैसे ही हर रिश्ते का एक इमोशनल अकाउंट होता है। जब आप किसी से प्यार से बात करते हैं, अपना वादा निभाते हैं,
माफी मांगते हैं या किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, तो आप उस अकाउंट में डिपॉजिट जमा कर रहे होते हैं। इससे ट्रस्ट, भरोसा बढ़ता है। और जब ट्रस्ट का बैलेंस ऊंचा होता है, तो अगर आपसे कभी कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो रिश्ता नहीं टूटता, क्योंकि बैलेंस बहुत है। लेकिन अगर आप वादे तोड़ते हैं, बुराई करते हैं, सुनते नहीं, तो आप विथड्रॉल, निकासी कर रहे हैं। अगर आप लगातार निकालते रहेंगे तो एक दिन अकाउंट ओवरड्रॉन हो जाएगा। फिर आप चाहे जितनी अच्छी बात कर ले, सामने वाला आप पर भरोसा नहीं करेगा। उसके चेहरे पर तो मुस्कान हो सकती है, लेकिन दिल में दीवार खड़ी हो चुकी होगी। तो इस इमोशनल बैंक अकाउंट को भरने के बाद हम चौथी आदत की तरफ बढ़ते हैं, जो है थिंक विन विन, जीत जीत सोचें। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि जिंदगी एक खेल है। अगर मुझे जीतना है तो तुम्हें हारना होगा। इसे विन लूज, जीत हार कहते हैं। स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम से लेकर ऑफिस के प्रमोशन तक हमें यही पट्टी पढ़ाई गई है। अगर मुझे बड़ा केक चाहिए तो तुम्हारे हिस्से में कम आएगा। इसे ऑथर स्कैर्सिटी मेंटालिटी, अभाव की मानसिकता कहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कामयाबी से मेरा कुछ छिन गया। लेकिन हैबिट 4 कहती है कि एक और दुनिया है, अबंडेंस मेंटालिटी, प्रचुरता की मानसिकता। ये सोच कहती है कि इस दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है। मेरी जीत के लिए आपकी हार जरूरी नहीं है, हम दोनों जीत सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि विन विन कोई टेक्निक नहीं है, ये दिल का एक फलसफा है। ये मानता है कि हम मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते। अगर मैं जीतूं और आप हारें तो आप मुझसे नफरत करेंगे और लॉन्ग टर्म में हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। तो ये मेरी जीत नहीं, मेरी हार ही हुई। इसलिए असली जीत वही है जहां दोनों पक्ष खुश हों। और अगर हम विन विन नहीं कर सकते तो ऑथर एक बहुत ही बोल्ड ऑप्शन देते हैं, विन विन और नो डील, जीत जीत या कोई सौदा नहीं। यानी अगर हम दोनों खुश नहीं हो सकते तो बेहतर है कि हम अभी कोई सौदा ना करें, बजाय इसके कि बाद में लड़े। दोस्तों, विन विन सोचना आसान है, लेकिन इसे करना मुश्किल है, खासतौर पर तब जब सामने वाला विन लूज खेल रहा हो। इसके लिए बहुत करेज, साहस और कंसिडरेशन, लिहाज दोनों की जरूरत होती है। अब आप सोचेंगे, ठीक है, मैं विन विन चाहता हूं, लेकिन सामने वाले को कैसे समझाऊं? इसके लिए हमारे पास एक जादुई चाबी है, और वो है हमारी 5वीं आदत। ये आदत कम्युनिकेशन की दुनिया का सबसे बड़ा राज है। आदत नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। क्या आपने कभी डॉक्टर के पास जाकर कहा है, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, और डॉक्टर ने बिना चेक किए आपको दवा थमा दी हो? अगर वो ऐसा करे तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? नहीं ना। लेकिन हम अपनी जिंदगी में यही करते हैं। हम डायग्नोसिस, निदान से पहले प्रिस्क्रिप्शन, इलाज देना शुरू कर देते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम सुन नहीं रहे होते, हम अपने जवाब की तैयारी कर रहे होते हैं। हम अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपना चश्मा दूसरों पर थोपने लगते हैं। पापा, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। शुरू हो गया हमारा लेक्चर। हम सलाह देने के लिए इतने उतावले होते हैं कि हम उस इंसान के दर्द को महसूस ही नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि हमें एम्पैथिक लिसनिंग, परानुभूतिपूर्ण श्रवण करनी चाहिए। इसका मतलब है सिर्फ कानों से नहीं, आंखों से और दिल से सुनना। सामने वाले के जूतों में अपना पैर डालकर दुनिया को देखना। जब कोई इंसान ये महसूस करता है कि उसे सचमुच समझा गया है, तो उसे साइकोलॉजिकल एयर, मनोवैज्ञानिक हवा मिलती है। सोचिए, अगर कमरे से हवा निकाल दी जाए तो आप सांस लेने के अलावा किसी और चीज के बारे में सोच पाएंगे? नहीं। उसी तरह जब तक इंसान को यह नहीं लगता कि उसे समझा जा रहा है, वो आपकी लॉजिक, आपकी सलाह,
आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा। एक बार जब आप सामने वाले को पूरी तरह समझ लेते हैं, जब आप उसे वो हवा दे देते हैं, तब जादू होता है। वो अपनी ढाल नीचे कर देता है। अब वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है और यही से रास्ता खुलता है छठी आदत का, जो है सिनर्जी। सिनर्जी। लेकिन दोस्तों, सिनर्जी सिर्फ सहयोग नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे एक और एक मिलकर 3, 10 या 100 बन सकते हैं? ये गणित, मैथ का कोई गलत सवाल नहीं है, बल्कि ये मानवीय संबंधों का सबसे ऊंचा स्तर है। आदत नंबर 6 है सिनर्जी। सिनर्जी का प्रयोग करें। सिनर्जी का सीधा सा मतलब है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। संपूर्ण अपने हिस्सों के योग से बड़ा होता है। जब दो लोग पूरी रचनात्मकता और खुलेपन के साथ मिलते हैं, तो वो सिर्फ अपने विचारों को जोड़ते नहीं हैं, बल्कि वो एक ऐसी तीसरी चीज पैदा करते हैं जो उन दोनों के मूल विचारों से हजारों गुना बेहतर होती है। हम इसे ज्यादातर लोग कॉम्प्रोमाइज, समझौता को ही सहयोग समझ लेते हैं। समझौता क्या है? 1 + 1 1, यानी थोड़ा मैंने छोड़ा, थोड़ा आपने छोड़ा और हम बीच में कहीं मिल गए। इसमें किसी की भी पूरी जीत नहीं हुई। लेकिन सिनर्जी का मतलब है 1 + 1 3, 10 या 100। ये मेरा रास्ता या आपका रास्ता नहीं है, ये एक बेटर वे, बेहतर रास्ता है, एक थर्ड अल्टरनेटिव, तीसरा विकल्प। इसे प्रकृति से समझते हैं। अगर आप 2 पौधों को पास पास लगाते हैं तो उनकी जड़ें आपस में मिल जाती है और मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार देती है, जिससे दोनों पौधे अकेले उगने की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर और तेजी से बढ़ते हैं। अगर आप लकड़ी के 2 टुकड़ों को साथ में रख दें तो वो अकेले जितना वजन उठा सकते थे, साथ मिलकर उससे कहीं ज्यादा वजन उठा सकते हैं। यही सिनर्जी है। लेकिन इंसानी रिश्तों में सिनर्जी लाने के लिए हमें एक बहुत बड़ी मानसिक बाधा को पार करना होता है। हमें डिफरेंसेस, मतभेदों को सेलिब्रेट करना सीखना होगा। ऑथर कहते हैं कि अगर 2 लोगों की राय हमेशा एक जैसी है तो उनमें से एक बेकार है। हमें सामने वाले की अलग राय से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे महत्व देना चाहिए। सोचिए, अगर मैं दुनिया को सिर्फ अपनी आंखों से देखूं और आप सिर्फ अपनी आंखों से, तो हम दोनों के पास अधूरी तस्वीर है। लेकिन जब हम सिनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपकी नजरों से भी देख पाता हूं और आप मेरी। हमारी समझ का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण ऑथर देते हैं, दी एनिमल स्कूल, जानवरों का स्कूल। जंगल के जानवरों ने एक स्कूल खोला। उन्होंने एक करिकुलम बनाया जिसमें दौड़ना, तैरना, पेड़ पर चढ़ना और उड़ना शामिल था। बत्तख तैरने में तो उस्ताद थी, लेकिन दौड़ने में कमजोर थी। उसे दौड़ने की इतनी प्रैक्टिस करवाई गई कि उसके झिल्लीदार पैर खराब हो गए और वो तैरने में भी एवरेज रह गई। खरगोश दौड़ने में टॉपर था, लेकिन तैरने की क्लास में उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। हम अपनी जिंदगी, अपने ऑफिस और अपने बच्चों के साथ यही कर रहे हैं। हम सबको एक ही सांचे में ढालना चाहते हैं, लेकिन सिनर्जी का जादू तब शुरू होता है जब हम बत्तख की तैरने की काबिलियत और खरगोश की रफ्तार दोनों की इज्जत करते हैं और उन्हें मिलाकर कुछ अद्भुत रचते हैं। जब हम मतभेदों को खतरा नहीं बल्कि संसाधन मानने लगते हैं, तब हम सिनर्जी के लेवल पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने 6 आदतें देख ली हैं, लेकिन इन सबको संभव बनाने के लिए, इन सबको जिंदा रखने के लिए हमें एक 7वीं आदत की जरूरत है। ये वो आदत है जो बाकी 6 आदतों को घेर कर रखती है और उन्हें ऊर्जा देती है। आदत नंबर 7, शार्पन दी सॉ, आरी की धार तेज करें। कल्पना कीजिए कि आप जंगल में एक आदमी को देखते हैं जो पसीने से लथपथ है और पागलों की तरह एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है। वो घंटों से लगा हुआ है, लेकिन पेड़ कट ही नहीं रहा। आप उससे पूछते हैं, भाई तुम बहुत थक गए हो, थोड़ी देर रुककर अपनी आरी की धार तेज क्यों नहीं कर लेते? वो आदमी चिढ़कर जवाब देता है, अरे हटो यहां से, मेरे पास आरी तेज करने का टाइम नहीं है।
मुझे पेड़ काटने की जल्दी है। क्या ये बेवकूफी नहीं लगती? लेकिन हम अपनी जिंदगी में यही करते हैं। हम कहते हैं, मेरे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, मेरे पास मेडिटेशन का टाइम नहीं है, क्योंकि हम जीने में बहुत बिजी है। हैबिट 7 कहती है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति, एसेट, आप खुद है। अगर आप इस संपत्ति की मरम्मत नहीं करेंगे, इसे मेंटेन नहीं करेंगे, तो ये बेकार हो जाएगी। इसे ऑथर पर्सनल पीसी, पर्सनल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कहते हैं। हमें अपनी जिंदगी के 4 आयामों, डायमेंशंस में अपनी आरी तेज करनी होगी। शारीरिक, फिजिकल, इसका मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है। इसका मतलब है सही खाना, तनाव को मैनेज करना और पर्याप्त नींद लेना। हमारा शरीर वो मशीन है जिससे हम बाकी सारे काम करते हैं। अगर मशीन ही खराब हो गई तो न तो प्रोएक्टिव बन पाओगे और न ही विन विन सोच पाओगे। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, ये आपके सेंटर से जुड़ा है। ये जरूरी नहीं कि कोई धर्म ही हो। ये वो चीज है जो आपको सुकून और दिशा देती है, चाहे वो मेडिटेशन हो, प्रकृति के बीच वक्त बिताना हो या अच्छा संगीत सुनना हो। ये आपको आपके वाय से जोड़े रखता है। मानसिक, मेंटल स्कूल खत्म होने के बाद ज्यादातर लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। हम अपने दिमाग को टीवी और सोशल मीडिया के जंक फूड पर जिंदा रखते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें लगातार सीखते रहना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, लिखना चाहिए। दिमाग को जंग लगने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। सामाजिक, भावनात्मक, सोशल इमोशनल, ये डायमेंशन बाकी 3 से अलग है, क्योंकि इसे हम अकेले नहीं कर सकते। ये दूसरों के साथ हमारे रिश्तों के बारे में है। सेवा करना, दूसरों को समझना, एम्पैथी रखना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी अपनी इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ती है। ये शार्पन द सॉ कोई एक बार करने वाली चीज नहीं है। ये एक अपवर्ड स्पाइरल, ऊर्ध्वमुखी चक्र है। सीखना, कमिट करना और करना। हम हर रोज खुद को कल से बेहतर बनाते हैं। इस पूरी किताब का सार इनसाइड आउट, अंदर से बाहर की फिलॉसफी में ही समाया हुआ है। ऑथर एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, ईश्वर अंदर से बाहर की ओर काम करता है, जबकि दुनिया बाहर से अंदर की ओर काम करती है। दुनिया चाहती है कि हम पहले अपना घर बदलें, कपड़े बदलें, हालात बदलें, लेकिन सच्चा बदलाव तब आता है जब हम अपनी आत्मा, अपने चरित्र और अपनी आदतों को बदलते हैं। अंत में स्टीफन कवी हमें एक चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ इस किताब को पढ़कर रख मत देना। इसे जानना और करना 2 अलग चीजें हैं। टू नो एंड नॉट टू डू इज रियली नॉट टू नो। जानना और न करना वास्तव में न जानने के बराबर है। तो दोस्तों, आज ही से, अभी से अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में लीजिए। प्रोएक्टिव बनिए, अपने अंत को ध्यान में रखिए और अपनी आरी की धार तेज करते रहिए, क्योंकि आप सिर्फ अपनी आदतों का परिणाम नहीं हैं, आप उन आदतों के निर्माता भी हैं। आप अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी कहानी को फिर से लिखने के लिए?